एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास का जो पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 10 जून का ये क्वेश्चन पेपर है जो आप समस्त विद्यार्थियों को याद करना है, क्योंकि ये पूरा पेपर अगर आप देखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन योग योर्ड योजना का लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 1986 ध्यान रखना है। ऑपरेशन योग योर्ड योजना जो थी 1986 में लागू हुई थी, तो 1986 ध्यान रखना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं और प्रत्येक विषय का पेपर मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप जानते ही हैं। एक आदर्श शिक्षक का गुण है प्यारे विद्यार्थियों, एक आदर्श शिक्षक का गुण होता है सहनशीलता, सामाजिकता, व्यावसायिक दाता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही आंसर बताना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा कि सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको F1 करेक्ट आंसर के रूप में बताना है, जो कि सर्वेक्षण पोषण पद्धति के जनक है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, मिड डे मील योजना जो प्रारंभ हुई थी 1995 में मिड डे मील योजना का प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर आपको 1995 लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर आपको 1951 ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रारंभ किया था, तो ये 1994 में प्रारंभ होता है, तो इसमें आपको 1994 लिखना है। शालेय प्रभावशीलता की विशेषता क्या है? तो इसमें आपको लिखना है सर्वोत्तम प्रबंधन। क्या लिखना है? सर्वोत्तम प्रबंधन सही होगा। समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो वो क्या है? समन्वय, तो इसमें समन्वय। बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो इसमें आपको लिखना है रूढ़िवादिता। शिक्षा के सिद्धांत है, तो कितने सिद्धांत होंगे? 8 सिद्धांत होंगे। तो अब आप इसका क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न रहेगा, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिसंबर 1963 को। संप्रेषण क्या है? दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? DIET का पूरा नाम। ध्यान से आपको इनके आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। दूसरे का कि संप्रेषण क्या है, तो इसमें लिखना है आपको, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है, जिसे संप्रेषण कहा जाता है। तो संप्रेषण में लिखना है। तीसरा रहेगा, दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या है? तो लिखना है, दल तैयार करने का प्रथम सोपान लक्ष्य निर्धारण या दलों का चयन करना। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो ध्यान रखना है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये लिखना है। DIET का पूरा नाम लिखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। तो ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर बताऊंगा। विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित कीजिए। कक्ष प्रबंधन का अर्थ बताइए। प्रधान अध्यापक की परिभाषा दीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको समझना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित कीजिए में आपको लिख कर आना है। विद्यालय प्रभावशीलता से तात्पर्य विद्यालय की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपने निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। एक प्रभावशाली विद्यालय वह है जहां उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को सुनिश्चित किया जाता है। तो इतना आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5वां प्रश्न था आपका
कि कक्ष प्रबंधन का अर्थ बताइए। तो इसमें क्या लिखना है, कक्ष प्रबंधन का अर्थ उन तकनीकों और कौशलों से है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा को व्यवस्थित, अनुशासित और सक्रिय रखने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना है जहां बिना किसी बाधा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। छठवां प्रश्न था कि प्रधान अध्यापक की परिभाषा लिखना है। प्रधान अध्यापक किसी विद्यालय का वह मुख्य प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रमुख होता है जो विद्यालय के कुशल संचालन, अनुशासन, शिक्षकों के मार्गदर्शन और छात्रों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। वह विद्यालय, समाज और शिक्षा विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो इतना आपको लेना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ ध्यान से। 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखना है। 7वां प्रश्न आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपको लिखना है मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना है और जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य जो लक्ष्य हैं वो इस प्रकार होंगे। इनके मुख्य लक्ष्य देखिएगा। पहला पॉइंट लिखना है स्कूलों के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय और अभिभावकों को सक्रिय रूप से जोड़ना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना, स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से जवाबदेही तय करना। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 9वें क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है कि डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ कितने हैं। तो ध्यान रखना है डेलर्स कमीशन 1966 के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। तो चारों स्तंभ देखना है। पहला स्तंभ है जानने के लिए सीखना, देखिएगा। दूसरा स्तंभ है करने के लिए सीखना और तीसरा हो जाएगा साथ रहने के लिए सीखना। चौथा पॉइंट याद रखना है आपको होने के लिए सीखना। तो ये 4 स्तंभ है, ये चारों स्तंभ आप लिख कर आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बता दिए गए हैं। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।